जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो आज केंद्र सरकार ने कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 फाइलें सार्वजनिक कर दी हैं। हर महीने 25 फाइलें और सार्वजनिक की जाएंगी। नेताजी की मौत कैसे हुई, कहां हुई, इस पर से अब पर्दा उठ सकता है, ऐसी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। मेरे साथ बीजेपी के डॉक्टर संबित पात्रा बैठे हैं। मेरे साथ बीजेपी के डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के संजय झा, परपोते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सोमनाथ बोस, और स्टूडियो में मेरे साथ प्रोफेसर दीपक कुमार हैं। अब यहां पर यह चिट्ठी की बात आ जाती है, और मैं फिर से बता दूं अपने दर्शकों को, जो ये चिट्ठी है ये दरअसल आज डिक्लासिफाई हुई 100 फाइलों का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया NAI की इस पर स्टैंप लगी हुई है, जिसमें 2 लाइनें जो हमने अंडरलाइन भी की हैं। आई अंडरस्टैंड फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज दैट सुभाष चंद्र बोस, योर वॉर क्रिमिनल। ये जवाहरलाल नेहरू 27 दिसंबर 1945 को तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को लिख रहे हैं, और इस बाबत गवाही दे रहे हैं उनके स्टेनोग्राफर श्यामलाल जैन। मेरा सवाल ये, संबित पात्रा, ये चिट्ठी सार्वजनिक कैसे हुई, ये पब्लिक डोमेन में कैसे आई? ये तो बड़ा सिंपल है। आपने जब अभी स्टैंप दिखाया कि उस पे नेशनल आर्काइव्स का स्टैंप लगा हुआ है, हाँ। आपको ये पता होगा कि ये जो श्यामलाल जैन जो कि स्टेनोग्राफर थे जवाहरलाल नेहरू के, इन्होंने डिपोज किया था खोसला कमीशन के सामने। ये वो डिपोज किया हुआ पेपर है। आप देखेंगे जो कागज आपने दिखाया उसके पर जवाहरलाल नेहरू के दस्तखत कहीं नहीं ले रहे हैं जी। मैं सुन लीजिए, मैं पूरा बता रहा हूं आपको, तथ्यात्मक तरीके से बताऊंगा। ये डिपोज किया हुआ स्टेटमेंट है जिसमें श्यामलाल जैन खोसला कमीशन के सामने डिपोज करते हैं। आप अगर वो कागज अच्छे से देखेंगे तो उसके ऊपर के पोर्शन में श्यामलाल जैन का ओथ है। उसके बाद जो नीचे के पोर्शन ओथ है, ओथ के नीचे उन्होंने वर्बैटम जितना उनको याद था उन्होंने उस चिट्ठी को रिप्रोड्यूस किया है, और कहा कि नेहरू जी ने मुझे 26-27 के रात में अपने टाइपराइटर के साथ आसिफ अली जी के घर में बुलाया और मुझे एक कागज दी टाइप करने के लिए। उस कागज में ये लिखा था, 4 कागज दिए, उन्होंने उस 4 कॉपी बनाने के लिए किया है। 4 कागज दिए, 4 कॉपी बनाने के लिए जी, और 4 कॉपी बनाने के लिए, और इसको उन्होंने जितना उनको याद है उसको वर्बैटम उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है। ये डिपोजिशन का अंडर ओथ उसका हिस्सा है, वो नेशनल आर्काइव्स का पार्ट है, क्योंकि तीनों कमीशन की रिपोर्टें ये तो मेरा सवाल इसलिए संबित सवाल इतना आसान नहीं था जितना आसान आपने बना दिया। आज ही 100 फाइलें डिक्लासिफाई हो रही हैं, उनका हिस्सा ये चिट्ठी नहीं है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में ये है, उसका मैंने पहले से ही एडमिशन कर दिया। तो आज के दिन जब 100 फाइलें डिक्लासिफाई हो रही हैं, ये चिट्ठी भी सार्वजनिक कैसे हुई? नहीं, आपको गलतफहमी है। ये आप संजय झा से पूछिए। संजय झा भी हमारी तरह सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। ये चिट्ठी तो 20 दिनों क्यों, कई महीनों से सब कुछ जानते हैं। दिस वॉज प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर्स ऑल्सो। आप देखिए मेल टुडे ने जो पूरा एक एक्सपोज किया था कि नेहरू जी किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू के परिवार के लोगों के ऊपर सर्वेलेंस कर रहे थे। पर ये कहा सुनी पर आधारित नहीं है पूरा का पूरा मामला। 20 वर्षों तक देखिए संबित, नहीं, ये खोसला कमेटी का यू रिपोर्ट ऑल्सो हैव अ सेंस ऑफ हिस्ट्री एंड सो डू आई, और हम अपने दर्शकों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें स्कोप फॉर न्यूसेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए मेरा सवाल का मर्म समझिए, हम यहां पर किन 2 शख्सियत की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की, हम बात कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की, और ये सारी कहा सुनी पर आधारित है, कहीं दस्तखत भी नहीं है, और इस पर राजनीति शुरू हो रही है। ये सही है क्या? मैं दस्तखत वाले बात कर लेता हूं। मैं दस्तखत वाली बात नहीं, देखिए ये जो आप बता रहे हैं, चिट्ठी दिखा रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिपोजिशन टू खोसला कमीशन। मैं आ रहा हूं, इसलिए उसको अन्यथा मानना ये उचित नहीं है। दूसरी बात, 26 नवंबर 1957 नेहरू जी, आप दस्तखत की बात करें, दस्तखत वाली भी ले लीजिए। नेहरू जी एक चिट्ठी लिखते हैं उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी सबिमल दत्ता को कि सबिमल साहब, ये जो अमीय बोस हैं जो कि भतीजे हैं सुभाष चंद्र बोस के, ये जापान जा रहे हैं, जरा वहां हमारे दूतावास से पता लगाइए ये अमीय बोस वहां कर क्या रहे हैं। इस पे दस्तखत है। दूसरी बात
क्या यह सच्चाई नहीं है कि 1948 से 68 तक नेहरू जी ने MI6 से और यूके के MI6 से मदद लेकर हिंदुस्तान में सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार के ऊपर सर्विलेंस किया? ये सारी चीजें तो आज पटल पे मौजूद है। स्वाभाविक रूप से जो चीजें प्रूव्ड हैं उसी से मालूम पड़ता है कि नेहरू जी संजय रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या कर रहे थे। अगर ये चीजें हैं पब्लिक डोमेन में क्यों ना आए? अगर उनके स्टेनोग्राफर कह रहे हैं तो क्यों ना आए पब्लिक डोमेन में? देखिए, अब देखिए, मैं आज ही अभी संबित को मैं ऐसा जवाब दूंगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का पाखंडी जो रूप और रवैया है, जवाब दे दीजिए ना, खुलासा हो जाएगा। अरे इतना बोलने से जवाब दे ही दीजिए। शुरू में आप पीछे मत बोलिए। संबित पात्रा जी ने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जीडी खोसला रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी ने खारिज की, वाजपेयी सरकार ने जीडी खोसला रिपोर्ट को खारिज की। तो अब यह प्रश्न उठता है कि अचानक एक सबमिशन जो ये खुद कह रहे हैं कि खोसला कमेटी के पहले किया गया था, आप बीच में मत टोकिए। अब लेकिन इन्होंने रिपोर्ट की खारिज कर दी है। अब कहते हैं कि उसका एक दस्तावेज जहां पर नेहरू जी का सिग्नेचर भी नहीं है, उस पर ये पूरी तरीके से गौर कर रहे हैं। अब आप यही बताइए, इससे ज्यादा हास्य योग्य क्या बात हो सकता है? देखिए, लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। इसका ये सबूत उदाहरण आपके सामने पेश है। अभी संबित पात्रा ने इस बात को, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पेश किया। श्यामलाल जैन की डिपोजिशन को मैं सही क्यों ना मानूं? भारतीय संजय झा, मैं श्यामलाल जैन जो स्टेनोग्राफर नहीं, एक मिनट, और ये नेशनल आर्काइव्स के रिकॉर्ड है, ये कोई किसी की बनाई हुई कहानी नहीं है। नहीं, हाँ, सबसे पहले तो मैं इस बात का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप मुझे मौका दिया आपने कम से कम, ताकि आपके दर्शक समझ जाएं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे झूठ बोल रही है। दूसरी बात, बड़ी आपने दर्शक सब जानते हैं, अपनी चिंता करिए। सोच लीजिए कि जब इंडियन, एक मिनट सब बीच में मत बोलिएगा, जब इंडियन नेशनल आर्मी के लोग, जब उन पे अंग्रेजों ने लाल किले का वो ट्रायल शुरू किया था, आपको याद होगा, उन पर मुकदमा चला गया, तो पहली बार पंडित नेहरू खुद वकील के वर्दी पहनकर उनके सुरक्षा, उनके बचाव के लिए वो वकील बने। यदि उन्होंने वॉर क्रिमिनल बोला होता तो क्या वही आईएनए के लोग को वो बचाते? क्या ये हो सकता है? कितना बेतुका बात है जो भारतीय जनता पार्टी कहने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दस्तावेज फर्जी है। दूसरी बात, नेहरू जी और बोस जी का रिश्ता बहुत ही नजदीकी का था। देखिए, कुछ नहीं, अब ये नया इतिहास मत पढ़ाइए। 1939 के बाद से क्या हुआ, परंतु वो हम जानते हैं। ये मत भूलिएगा, वो आठवीं का हिस्ट्री का चार्ट जानता है। एक मिनट, कितना नजदीकी था रिश्ता, देखिए संजय, गलत इतिहास इंडियन मत नेशनल आर्मी 1939 से क्या हुआ? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। इंडियन नेशनल आर्मी में इंडियन नेशनल आर्मी का एक रेजिमेंट या एक पलटन का नाम बोस जी ने खुद जवाहरलाल कहा था। क्यों? क्योंकि इनमें एक विश्वास था, इनका लक्ष्य, इनका उद्देश्य एक था। आज भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जिनका कोई योगदान नहीं है भारत के स्वतंत्रता पर, आज हमारे प्रतिष्ठित नेताओं के बीच एक तरीके से मतभेद और फूट का एक राजनीति कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक चीज हमारे लिए और क्या हो? सोमनाथ, आपका रिस्पांस क्या होगा? क्योंकि यहां हम दो बहुत बड़ी हस्तियों की बात कर रहे हैं। आई थिंक द बिगेस्ट पब्लिक फिगर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हम सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने पहले प्रधानमंत्री की, और बातें हो रही हैं एक कहासुनी पर आधारित एक हलफनामे की, एक एफिडेविट की। संजय झा जी ने आईएनए फोर्स के लिए जवाहरलाल नेहरू को वकील बनने का बात की, लेकिन क्या कांग्रेस गवर्नमेंट आईएनए फोर्स को तब सेना में, भारतीय सेना में ली थी? ये मेरा प्रश्न है संजय झा जी के लिए। और अगर नहीं ली थी तो क्यों नहीं लिया था? संजय झा, रिस्पॉन्ड कीजिए। सबसे पहले मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि नेहरू जी ने सबके लिए, सबसे पहले बड़ी बात, ढेर सारे लोगों को उन्होंने डिप्लोमेटिक सर्विस में लिया था। नहीं, हम गोल गोल घूमने लगते हैं। सीधा सवाल था सोमनाथ बोस का, आप पूछ लीजिए। सोमनाथ बोस का सीधा सवाल था, उसका जवाब। दूसरी बात, उनके रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए, एक मिनट, उनके रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए नेहरू जी ने ढेर सारे कदम उठाए
और बहुत सारे लोगों का जो कहते हैं भविष्य देखिए उसको संजय, मजबूत बनाया आप गया। मुझसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं। सच्चाई को देखिए संजय, दर्शकों के प्रति भी हमारी एक जिम्मेदारी है। संजय एक मिनट संजय, देखिए हमारी आपकी और आप जैसे पैनलिस्ट को इसीलिए बुलाया जाता है कि दर्शकों को कुछ उनके ज्ञान में इजाफा हो। हम ये बताने लगेंगे कि नहीं बहुत अच्छा मिलनसार रुख रवैया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच, ये कतई गलत है। 1939 के बाद उनकी आपस में नहीं बनती थी, उनका लक्ष्य एक ही था, भारत को आजाद कराना। उनके तरीके मुख्तलिफ थे, ये बात मानने में ये बात मानने में हमें दिक्कत क्यों आती है? उनका एम एक ही था, रास्ते जुदा थे। देखिए आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए। आप किस माहौल किस संदर्भ की बात कर रहे हैं? हाँ। आप बात कर रहे हैं इतने दिग्गज नेताओं के जो उस समय भारत को आजादी के लिए वो सब लोग अपने जान की बलिदान देने के लिए तैयार थे। आप जानते हैं कि नेहरू जी जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था तो नेहरू जी जेल में 15 महीने बैठे हुए थे। बिल्कुल बैठे थे। आप ये समझिए कि सबका सोच अलग हो सकता है। मैं वही एक तो कह रहा तरीके से हूं। नेताजी बोस चाहते थे कि अंग्रेजों को हटाएं। एक मिनट आप समझिए। नेताजी बोस चाहते थे अंग्रेजों को जल्दी से जल्दी हटाएं। गांधी जी और नेहरू जी का सोच था कि अंग्रेजों को हटाना है, परंतु हम ऐसी शक्ति का हम कोई सहयोग नहीं लेंगे जो दूसरी तरफ दुनिया में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी हम सहमति नहीं कर सकते। आजादी का लक्ष्य सबका एक था, लेकिन उनकी सोच अलग हो सकती है। मैंने 2 लाइनों में कह दिया, आपने 2 मिनट लगाए। कोई दुश्मनी नहीं थी, आप समझिए इस बात को। मैं बिल्कुल समझता भारतीय हूं। जनता पार्टी इसको गुमराह करने की बहकाने की कोशिश कर रही है। कम से कम आप एक बहुत ही जिम्मेदार संपादक है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में मत फंसिए। नहीं, बहुत ही गहरा और ना काऊ से अहम दोस्ती, विषय ना काऊ से बैर, हम किसी के प्रचार में नहीं फंसते। संबित देखिए वो फंसना उसना तो बात की बात है। मैं एक साधारण प्रश्न पूछ रहा हूं। इतना अगर प्रेम था नेहरू जी का और सुभाष चंद्र बोस का, तो ये 70 वर्ष तक ऐसे थोड़ी कांग्रेस फाइलों के ऊपर बैठी हुई थी। ये प्रेम कहानी पहले उजागर कर देती। दूसरी बात, मैं संजय झा जी से एक सीधा प्रश्न पूछता हूं, सीधा उत्तर चाहता हूं। कितने हल्के फुल्के तरीके से बात 1948 से 1960 देखिए कैसे बात सीधा प्रश्न। 1948 इज्जत से बात कीजिए। संबित जी, अब आप हमारे स्वतंत्र सेनानी के बारे में बात कर रहे हैं, इज्जत से बात कीजिए, इज्जत से बात कीजिए। 1948 से 1968 तक नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोगों के ऊपर स्नूपिंग क्यों किया, सर्वेलेंस क्यों किया, उनके ऊपर जासूसी क्यों करवाई, ये बता दीजिए। इतना अगर बहुत बढ़िया रिलेशन था, गलत बात, ये गलत है। आप ऑन चैनल कहिए गलत बात है, बिल्कुल गलत है, चैनल बिल्कुल इसी से आपका फ्रॉड, बिल्कुल और गलत है। मैं बताता हूं आपका फ्रॉड और आपका झूठ एक्सपोज होता है। इतनी चिट्ठियां बंगाल के सरकार ने, छोड़िए मोदी सरकार जी को, आप अगर बोल रहे हैं कि मोदी सरकार गलती कर रही है, 30 फाइलें बंगाल में भी डिक्लासिफाई हुई, उनमें वो सारी चीजें सामने आई है। कैसे वो तो अब सिलसिला शुरू हो गया है। स्ट्रीट में, जिस स्ट्रीट वो में, तो देखिए संबित और संजय, वो सिलसिला तो शुरू हो गया, अब सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होगा। सुभाष चंद्र बोस के परिवार रहते थे, जिस स्ट्रीट में सुभाष चंद्र बोस का परिवार रहते थे, सारी चिट्ठियां स्नूपिंग होती थी, सारी जासूसी की जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अब सामने आ जाएगा। जो यूके अब इसमें बचने का रास्ता नहीं मिलेगा, ना आपको मिलेगा, सामने आ चुका है। क्योंकि आपका काम प्रवक्ता का है। आप दोनों थैंकलेस जॉब करते हैं, आपको कोई पब्लिक डोमेन में आएगी क्यों है? हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। को बचाना नहीं है भैया, मुझे हमारे पीछे एक एक्सपर्ट है, हमारे बीच हमसे सबसे ज्यादा एजुकेटेड प्रोफेसर दीपक बैठे हुए हैं। अब दीपक साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। देखिए, क्लेम्स काउंटर क्लेम्स तो चलती रहेंगी। मेरी जिज्ञासा इस बात को लेकर और मेरे दर्शकों की, अंतिम सत्य जो भी सामने आएगा वो पूरा सच होगा क्या, वो पूर्ण सच होगा क्या? क्योंकि यहां मुझे थोड़ा समझाइए, मेरे दर्शकों को भी समझाइए। अब ये फाइल्स डिक्लासिफाई हो रही है, सरकार का प्रोसेस क्या होता है? सरकार सारी फाइलें जो उनके पास हैं स्वेच्छा से डिक्लासिफाई कर देगी, कुछ को रोक भी देगी क्या, कुछ का हमें अंदाजा भी नहीं होगा कि ये फाइलें हैं? इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल, कई फाइलें वीडिंग आउट के नाम पे डिस्ट्रॉय की जाती हैं, उसके पीछे जा चुकी भी होंगी, हो चुकी होंगी बहुत। अभी पिछले ही साल न्यूज में आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कई
हजारों फाइलें जलाई गई हैं इन द नेम ऑफ कि भाई उसको रखा नहीं जा सकता। खैर मैं समझता हूं कि रखने में मुश्किलें होती हैं, लेकिन देखिए एक और सरकार का अपना अख्तियार है, अख्तियार भी है, करना कर सकते, हमें नहीं बताएगी, आरटीआई के जरिए भी नहीं बताएगी। लेकिन लोकतंत्र में और जहां पे अच्छी परंपरा है वहां पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें कोई ये हर कोई कम से कम हम ये ताल ठोकते हैं कि हम प्रबुद्ध दुनिया की नई प्रबुद्ध महाशक्ति बनने वाले हैं, परिपक्वता तो दिखाएं, अपने गिरेबान में तो झांके। एक प्रबुद्ध प्रजातंत्र के लिए जरूरी है। दूसरी चीज, जैसे आपने ये खत दिखाया, अब नेशनल आर्काइव का मुहर तो लगा हुआ है, लेकिन इसको एक इतिहासकार क्रॉस चेक करेगा। अगर ये खत वहां गया तो फिर वहां के सिर्फ एक हलफनामा है, अभी ये हिस्टोरिकल पीस नहीं हो जाता, इसको हो ही नहीं सकता। मैं तो मानूंगा ही जी, इतिहास के विद्यार्थी के नाते मैं इसको बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं एक खाली स्टेनो के कहने पे किसी के ऊपर उंगली नहीं हम उठा सकते ना। और इसका अगर यह गया तो क्यों पब्लिक आर्काइव में इंग्लैंड में रखा होगा कागज? आप क्रॉस चेक कीजिए। बताइए सम्मित, आपको क्या दिक्कत है बताइए। एटली साहब ने इसको एक्सेप्ट क्या जवाब दिया, देखा कि नहीं? दूसरी चीज मुझे खत्म करने दीजिए। एक सेकंड बोलिए। दीपक जी, मैं कंप्लीट कर। दीपक जी ने कहा कि एक स्टेनो के कहने पर मैं बात नहीं मानूंगा, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये जो हमारी जुडिशरी चलती है, ये सब ऐसे ही एविडेंसेस लेते रहते हैं कि आप आइए, आपने क्या देखा, आप बताइए, आपने अपने आंखों के सामने क्रॉस वेरिफिकेशन, तो ये सब ऐसे ही हो रहा होता है। क्रॉस वेरीफाई करें। अरे संबित पात्रा, उस पे सिग्नेचर भी नहीं है। हाँ, इसके क्रॉस वेरिफिकेशन हो रखे हैं। आप पूरे डॉक्यूमेंट देखिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जवाब क्या है, पहले ये बताइए। हम क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, अब बता दीजिए, मैं मान लूंगा, तुरंत मानने को तैयार हूं। आपको ये देखिए, ये विवाद होते रहेंगे। सम्बित पात्रा, संजय झा, सोमनाथ बोस और प्रोफेसर बचाने के चक्कर में इन सारी फाइलों के ऊपर बैठे रहे। ये तो अभी देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ है और सच सामने आना चाहिए। तो हम इतने परिपक्व होने चाहिए कि अपने गिरेबान में झांक सके, लेकिन सिर्फ बंगाल चुनाव की तैयारी हो रही है, ऊपर से पढ़कर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ना हो। हम एक परिपक्व मुल्क की तरह अपने इतिहास को लिखें, अपने महान शख्सियतों के बारे में, उनके रहस्यों के बारे में खुलासा करें। मेरे पास वक्त सर खत्म हो गया है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, इसी उम्मीद के साथ कि ये प्रक्रिया आगे भी ऐसे ही चलेगी। आप चारों का शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।